हेलो दोस्तों। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्लास 9th और 10th के मैथमेटिक्स के जो चैप्टर थे उसको अपने वीडियो के माध्यम से समराइज़ किया था। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि 11th और 12th का भी जो है 2-3 वीडियो में शेयर करने के लिए। तो मित्रों, अभी एक हफ्ते में आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और टाइम ना होने की वजह से मैं उस पर जो है एक्टिव बिल्कुल नहीं हूँ। तो अभी प्रयागराज भी जाना हुआ है, तो सोच रहे हैं कि क्लास 11th करना, लेकिन क्लास 12th का जो है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट किए हैं कि सर आप 12th का भी जो है समराइज एक बार जो है कर दीजिए, तो रिवीजन में हेल्प मिलेगा। तो 11th का तो नहीं, लेकिन 12th का जो है 2 वॉल्यूम है मैथ से, और 2 वॉल्यूम का बड़ा इंपॉर्टेंस है, चाहे वो CUT के एग्ज़ाम में हो गया, चाहे वो JEE मेंस एडवांस के एग्ज़ाम में हो गया, चाहे वो CDS NDA, चाहे किसी भी टाइप के एग्ज़ाम जो है मैथ से रिलेटेड है, बड़ा ही हेल्प मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है 12th का। तो 11th का मतलब कवर करते हुए जो है कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ पॉइंट टच हो जाए 11th का भी। तो 12th के दोनों वॉल्यूम जो है अपने वीडियो के माध्यम से 40-40 मिनट के 2-3 वीडियो देखते हैं, इसमें बना करके जो है इसको शेयर करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, इसके पहले वाले वीडियो में 9th और 10th का शेयर किया हूँ। 10th के 2 वीडियो शेयर किए हैं, 25-25 मिनट के या 30 मिनट के 2 वीडियो है। बड़ा कम टाइम में रिवीजन के लिए बड़ा हेल्पफुल वो वीडियो है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्लास 9th की कोई स्टूडेंट हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपके फ़ायदे होते हैं तो उसमें मतलब और या फिर क्लास 9th के हैं तो 9th का भी आप वीडियो देख सकते हैं। मित्रों, जो 12th का है, 12th का मैथ बहुत ही ब्रॉड स्टेज में है, बहुत ही एक तरीके से कहा जाए कि इसका इम्पोर्टेंस आगे बहुत ज़्यादा है। चाहे वो CUT की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे वो JEE मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे वो आप किसी भी लेवल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें आगे, या फिर आप बीटेक कर रहे हो तो बीटेक में भी ये वीडियो आपके हेल्प करेगा। या फिर आप काफ़ी मतलब आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं किसी स्टेट एंट्रेंस की मैथ से रिलेटेड, या फिर आप स्टेट सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आपका 12th का जो मैथमेटिक्स है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके क्वेश्चन आते हैं, हर एक एंट्रेंस में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करके स्टार्ट करते हैं चैप्टर, और कोशिश करेंगे मित्रों कि 2 या 3 वीडियो में जो है आपका पूरा 12th का ये कवर हो जाए। और आप लास्ट तक जो है जो भी वीडियो देखें वो लास्ट तक देखें, क्योंकि हर एक चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट है। तो मित्रों, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वॉल्यूम फर्स्ट का, उसमें है आपके फर्स्ट चैप्टर में जो है फर्स्ट वॉल्यूम में आपका है, एक बार समराइज कर देते हैं चैप्टर, उसके बाद टू दी पॉइंट जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो वॉल्यूम फर्स्ट में आपका है, फर्स्ट जो आपका है रिलेशन फंक्शन है, सेकेंड है IT ऑफ इनवर्स ज्योमेट्रिक फंक्शन, थर्ड जो है मैट्रिसेज, और फोर्थ जो है डिटर्मिनेंट है, और फिफ्थ जो है वो लिमिट एंड कंटिन्यूटी है, और डेरिवेटिव है, और नेक्स्ट आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये फर्स्ट वॉल्यूम में है। सेकंड वॉल्यूम में इसी तरह आपका इंटीग्रेशन है, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर वेक्टर कैलकुलस है, फिर 3D ज्योमेट्री है, और लीनियर प्रोग्रामिंग है, और आपका प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट वॉल्यूम के जो चैप्टर हैं वो आज इस वीडियो में स्टार्टिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो है कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और जो आगे के सेकेंड वॉल्यूम के चैप्टर हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम जो भी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसमें आपके नंबर ही बताते जाएंगे कि आपका कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा और कितना इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, आपका रिलेशन फंक्शन का जो चैप्टर है, इससे आपका एटलीस्ट 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपका एक क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्टिव आएगा रिलेशन से, एक क्वेश्चन आपका फंक्शन से, ऑब्जेक्टिव के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, और 2 नंबर के क्वेश्चन फंक्शन से आएंगे जो कि आपको शो करना होगा। तो इसमें क्या है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट इसका स्टार्ट करते हैं कि रिलेशन होता क्या है। तो मित्रों, आप ध्यान से वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिए इसमें। तो रिलेशन का आप स्टार्ट करते हैं, अगर हम कुछ स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले आपका सेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सेट क्या होता है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो कि वेल डिफाइन हो। वेल डिफाइन मीन्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन। तो इस केस में आपका वे सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो है सेट होगा जो कि वेल डिफाइन होगा।
और अगर दो सेट दिए हुए हैं तो दो सेट के एलिमेंट आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ये रिलेशन से हमको डिफाइन होता है। यानी कि रिलेशन का आप डिफाइन करेंगे तो रिलेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट देन हाउ टू बी कनेक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी फ्रॉम एलिमेंट ऑफ सेट ए डिफाइंड बाय रिलेशन। यानी कि अगर ए और बी दो सेट हैं तो दोनों सेट के एलिमेंट आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं वो हमें रिलेशन से पता चलता है कि इनका कनेक्शन कैसे है। जैसे अगर देखा जाए तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी कि वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। तो अगर ऐसा कहें तो ए और बी दो अगर सेट दिए हैं, नॉन इम्पैरेटिव सेट दिए हुए हैं, तो जो यक्स है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से और ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड सेट से है। तो इनमें कैसे कनेक्शन है कि जो सेकेंड सेट का एलिमेंट वाई है वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट से एक अधिक है। यानी कि अगर फर्स्ट सेट का एलिमेंट अगर वन है तो सेकेंड सेट का एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन एक्स प्लस वन टू से होगा। यानी कि वन कनेक्टेड है टू से, टू कनेक्टेड होगा थ्री से, थ्री कनेक्टेड होगा फोर से। तो ये आपका जो कनेक्शन होता है यही रिलेशन होता है। अब रिलेशन को क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर सिमेट्रिक रिलेशन, फिर ट्रांजिटिव रिलेशन। और तीनों रिलेशन अगर फुलफिल होते हैं कोई सेट में तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें अगर ए और बी दो सेट हैं तो आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं कि ए के हर एक एलिमेंट खुद का इमेज बना रहा हो, यानी खुद से जुड़ा हो। यानी कि वन वन से जुड़ा हो, टू टू से जुड़ा हो, थ्री, अगर एक सेट ए है जिसमें वन टू थ्री फोर चार एलिमेंट हैं तो ये चारों एलिमेंट अगर खुद से जुड़े हुए हैं बी के एलिमेंट से तो ये रिफ्लेक्सिव को शो करेंगे। अगर एक भी एलिमेंट इसमें मिस हो गया, जैसे वन वन से जुड़ा है, टू टू से जुड़ा है, फोर फोर से जुड़ा है, बट थ्री थ्री से नहीं जुड़ा हुआ है तो भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यानी कि हर एक ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए जो होगा उसका इमेज भी आपस में कनेक्ट होना चाहिए। यानी कि ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। नेक्स्ट आपका जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर ए का कनेक्शन बी से है तो बी का कनेक्शन ए से होना चाहिए। यानी कि वन टू थ्री फोर अगर एक सेट है जिसमें वन टू थ्री फोर एलिमेंट है तो वन का कनेक्शन है टू से तो टू का कनेक्शन वन से भी होना चाहिए। और वन का कनेक्शन अगर थ्री से है तो थ्री का कनेक्शन टू से भी होना चाहिए। यानी थ्री इज इमेज ऑफ टू एंड इम्प्लाइज दैट थ्री इज आल्सो टू इज आल्सो इमेज ऑफ थ्री, देन द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें जो है ऑर्डर पेयर जो होगा उसी से केवल ये सिमेट्रिसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका मित्र जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है कि अगर ए का कनेक्शन बी से है, बी का कनेक्शन सी से है, इन इम्प्लाइज दैट ए का कनेक्ट है सी से। यानी सी इज कनेक्टेड, ए कनेक्ट है बी से, बी कनेक्ट है सी से, तो ए कनेक्ट होगा सी से, देन द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो इक्विवेलेंस रिलेशन को कहेंगे हम। नेक्स्ट मित्रों हम देखते हैं फंक्शन। तो फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है। यानी कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन फंक्शन कब कन्वर्ट होगा, इफ़ एंड ओनली इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। यानी कि अगर ए और बी दो नॉन इम्पैरेटिव सेट हैं और रिलेशन ए से बी में है तो ए के हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। यानी कि हर एक एलिमेंट ए के यूनिक इमेज होने चाहिए बी में, तो वो रिलेशन आपका जो होगा फंक्शन होगा। अदरवाइज द गिवन रिलेशन इज नॉट फंक्शन। यानी कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई रिलेशन ऐसा है कि एक्स कमा वाई सच दैट वाई लेस देन वाई ग्रेटर देन एक्स, वाई ग्रेटर देन एक्स, तो वाई ग्रेटर देन एक्स में क्या हो जाएगा कि वन का जो कनेक्शन है वो टू से है अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन वाई ग्रेटर देन एक्स। यानी कि वन कनेक्शन टू से है, वन कामा टू बिलोंग टू आर एंड वन कामा थ्री आल्सो बिलोंग टू आर अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन। तो अगर वन का कनेक्शन टू से भी है और वन कनेक्शन थ्री से भी है तो ये रिलेशन फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि वन एक एलिमेंट के दो इमेज होगा। कोई रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। यानी कि अगर एक का जुड़ाव अगर टू से है तो एक का जुड़ाव और किसी नहीं होना चाहिए, तो वो रिलेशन फंक्शन होगा।
जैसे एग्जांपल कर सकते हैं, मतलब दो एलिमेंट के एक इमेज हो सकते हैं बट एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं होंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि रिलेशन फंक्शन डिफरेंस क्या है, कि फंक्शन भी एक रिलेशन होता है, यानी कि ऑल फंक्शन इज रिलेशन बट ऑल रिलेशन इज नॉट फंक्शन। जैसे एक्स स्क्वायर, यानी कि दो एलिमेंट के एक इमेज हो सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर में क्या हो सकेगा, -1 का भी इमेज 1 है और +1 का भी इमेज 1 है, तो ये दो एलिमेंट के एक इमेज हो सकते हैं बट एक एलिमेंट के दो आउट, यानी कि एक इनपुट पे दो आउटपुट नहीं हो सकते हैं। तो नेक्स्ट मित्रों इसमें जो हो गया टाइप ऑफ फंक्शन देख लिया जाए, तो टाइप ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन, ये क्या होता है। वन वन को बाइजेक्टिव इंजेक्टिव भी कहते हैं और ऑन टू को जो है सरजेक्टिव भी कहते हैं, और दोनों का फुलफिल करता है, कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होता है तो उसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं। तो इंजेक्टिव केस में क्या हो जाएगा कि अगर एक फंक्शन जो है फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी में एक फंक्शन है, इज कॉल्ड वन वन फंक्शन इफ एंड ओनली इफ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, यानी कि जो डिफरेंट एलिमेंट के इमेज होने चाहिए वो भी डिफरेंट होने चाहिए। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इज़ नॉट, अगर कोई फंक्शन डिफाइन है रियल से रियल में और फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वो वन वन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि -1 का भी इमेज 1 है और +1 का भी इमेज क्या है 1 है, यानी कि इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट अंडर एफ आर सेम नॉट डिस्टिंक्ट, तो ये फंक्शन जो होगा वो मेनी वन हो जाएगा। जैसे अगर कहा जाए कि मॉड एक्स, तो मॉड एक्स मेनी वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मॉड एक्स में क्या हो जाएगा -2 का भी इमेज 2 हो रहा है और +2 का भी इमेज 2 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मेनी वन फंक्शन, वन वन फंक्शन ये हो जाएगा। आंटू क्या हो जाएगा, आंटू भी एक फंक्शन होता है, आंटू भी एक प्रॉपर्टी होती है, टाइप ऑफ फंक्शन होता है, इसको हम सरजेक्टिव भी फंक्शन कहेंगे। ये कब होता है, जब यानी कि अगर कोई फंक्शन डिफाइन है ए से बी में, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये फंक्शन को हम सरजेक्टिव या फिर आंटू फंक्शन कहेंगे। यानी कि इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू द गिवन डिफिनीशन, अगर ए से बी में कोई फंक्शन है तो बी के हर एक एलिमेंट, अगर फंक्शन ए से बी में है तो ये सरजेक्टिव तभी होगा जब बी के हर एक एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट से इमेज होना चाहिए। यानी कि अगर कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट अगर वैकेंट रह जाता है तो वो सरजेक्टिव या फिर आंटू नहीं हो जाएगा। जैसे अगर कहें इसी में अगर फंक्शन रियल से रियल में डिफाइन है और एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर केस में क्या हो जाएगा कि नेगेटिव एलिमेंट इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ, यानी कि नेगेटिव बिलोंग टू कोडोमेन बट नेगेटिव एलिमेंट इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ, सो द गिवन फंक्शन इज नॉट आंटू फंक्शन। किस केस में, एक्स स्क्वायर केस में, यानी कि बी का नेगेटिव एलिमेंट कोई इमेज नहीं बना रहा है, तो अगर बी में कई एलिमेंट वैकेंट रह जाएंगे तो वो अनटू होगा ही नहीं। अनटू कब होता है, जब ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइन है तो बी का हर एक एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना ही कंपल चाहिए, तब जाके फंक्शन जो होगा वो अनटू फंक्शन होगा। तो देख लीजिएगा मित्रों, इसमें सब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं क्वेश्चन, और ये दोनों अगर फुलफिल होता है तो उस फंक्शन को हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि वन वन भी है और अनटू भी है। अब इसे प्रूव करने के लिए भी आता है कि सो दैट द गिवन फंक्शन इज अनटू फंक्शन, तो कैसे शो करेंगे, जैसे f(x1) इक्वल टू f(x2), f(x1) इक्वल टू f(x2) करेंगे, इन इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 शो करना होता है, तो उस केस में हम वन वन फंक्शन शो करेंगे। तो देख लीजिएगा इसको कैसे कैसे क्या करें हैं। अब इसमें देखिए हमारे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपका रिपीट कर सकता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, वो आपका जो है क्वेश्चन आपका आएगा कि सो दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, या फिर आपका रियल लाइफ में जो होता है कि सो दैट टू पैरेलल लाइन लाई ऑन अ सेम प्लेन इज इक्विवेलेंस, सो इक्विवेलेंस रिलेशन, या फिर टू परपेंडिकुलर लाइन इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप देख लीजिएगा। अब परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन है तो दिस परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि ये खुद के परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर, और ये खुद के परपेंडिकुलर नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसे भी केस बन सकता है, ऐसे भी,
यानी कि दिस परपेंडिकुलर टू दिस, सो ए एंड पी बिलोंग टू आर, एंड दिस परपेंडिकुलर टू दिस, सो बी एंड सी आल्सो बिलोंग टू आर। बट दिस क्या हो जाएगा, ये जो है आपका जरूरी नहीं है कि इसके परपेंडिकुलर ही हो, यानी कि अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं और एक और आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि ये और ये भी परपेंडिकुलर हो। तो इस केस में आपका ये ट्रांजिटिव भी नहीं बनेगा, बट ये सिमेट्री बनेगा, यानी टू परपेंडिकुलर लाइन लाई ऑन सेम सेम 3D स्पेस। जरूरी नहीं है कि वो ट्रांजिटिव हो और जरूरी नहीं है कि वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं वो, लेकिन वो ट्रांजिटिव जरूरी नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ओनली सिमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो देख लीजिएगा इसको। और एक आपका फंक्शन से आ सकता है कि सो दैट मॉड एक्स इज ए मेनी वन फंक्शन, या फिर नाइदर वन वन आर ऑन टू, या फिर एक्स स्क्वायर इज नाइदर वन वन आर ऑन टू। इस टाइप का कोई फंक्शन देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो है 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट चैप्टर मित्रों हम लोग डिस्कस करते हैं आईटी ऑफ इनवर्स ज्योमेट्रिक फंक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इनवर्स ज्योमेट्रिक फंक्शन से करीब करीब आपका जो है 6 मार्क का तो डायरेक्ट आएगा ही आएगा, लेकिन इसका जो है अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका बड़ा यूज है। यानी कि 3 चैप्टर को ही कवर करता है, इंटीग्रेशन को भी कवर करेगा आईटीएफ, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को भी कवर करेगा। इस पे क्वेश्चन आपका आता है। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो नहीं, लेकिन ये है डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका जो है, जब आप सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम को, तो वहाँ पे आपको आईटीएफ वहाँ पे आना कंपलसरी है ही है। तो इसलिए चैप्टर आपका इनडायरेक्ट रूप में 15 नंबर कवर करता है, और डायरेक्ट रूप में 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसमें। तो आईटीएफ में क्या क्या आएगा, पहले डोमेन रेंज आपका एक या 2 नंबर का आएगा कि फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स, फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। तो कैसे हम फाइंड करते हैं डोमेन और रेंज, तो जो आप 11th में पढ़े हैं सेक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इनपुट को हम डोमेन कहते हैं, आउटपुट को हम रेंज कहेंगे। तो आप डोमेन रेंज में अगर डिफिनेशन हम कहें तो सीधे सीधे अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो डोमेन इज डिफाइंड बाय सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यू ऑफ इनपुट इफ वी हैव गेटिंग करस्पॉन्डिंग रियल वैल्यू ऑफ आउटपुट, एंड रेंज इज करस्पॉन्डिंग रियल वैल्यू ऑफ आउटपुट इज ए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ set of real value of input if we have getting corresponding real value of output is a domain, and set or collection of real value of output corresponding output is a range। तो देख लीजिएगा इसमें, तो साइन एक्स का जो डोमेन होगा वो -π2 +π, -π/2 से +π/2 होता है। इसका जो रेंज हो जाएगा वो 0 to -1 to +1 होगा। तो अगर इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स में क्या हो जाएगा, ये जो डोमेन था वो रेंज हो जाएगा, और जो रेंज था वो डोमेन हो जाएगा। यानी कि y इक्वल टू अगर साइन एक्स है तो x इसमें डोमेन होगा और y रेंज होगा। लेकिन जब हम इसको इन्वर्स में कन्वर्ट करें तो x इक्वल टू साइन इन्वर्स y हो जाएगा। तो जो यहाँ पे रेंज था वो डोमेन में कन्वर्ट हो गया, और जो डोमेन था साइन एक्स में वो आपका रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा इन्वर्स केस में। तो देख लीजिएगा इसमें मित्रों, तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स का जो डोमेन होता है, हम अब इन्वर्स में ही चल रहे हैं, अब हम दोनों बता दे रहे हैं। तो y इक्वल टू अगर कॉस एक्स दिया हुआ है तो इसका डोमेन जो होता है 0 to π होता है, क्लोज इंटरवल, और इसका जो रेंज हो जाएगा वो -1 to +1 हो जाएगा। और अगर इन्वर्स में देखा जाए तो इसका डोमेन हो जाएगा -1 to +1 क्लोज इंटरवल, और रेंज हो जाएगा 0 to π। इसी तरीके सेक थीटा टेन थीटा में बात करें और कॉस थीटा में बात करें तो टेन का साइन के ही इक्वल होता है, यानी कि बस ओपन हो जाता है। तो टेन का जो हो जाएगा, जो डोमेन होगा वो ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, और रेंज ऑल रियल नंबर। इन्वर्स में इसका जस्ट वो हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। कॉट का देखा जाए तो कॉट का जो डोमेन होगा वो कॉस के बराबर हो जाएगा ओपन में, यानी कि 0 to π ओपन इंटरवल, और इसका ऑल रियल नंबर हो जाएगा। और सेक और कोसेक में देखा जाए तो सेक में आपका जो हो जाएगा कॉस के ही इक्वल होता है, यानी सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। तो जो कॉस का डोमेन होगा वो इसका भी डोमेन होगा। क्या हो जाएगा, कॉस का डोमेन 0 to π होता है, तो यहाँ भी 0 to π होगा। बस क्या नहीं होना चाहिए 0 to π में, π/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि π/2 1/cos π/2 करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। तो इसलिए सेट ऑफ π/2 इसमें से हम हटा देते हैं।
उसी तरह कोसेक इक्वल टू 1/sin होता है, तो साइन का और कोसेक का डोमेन सेम होता है, बट क्या नहीं होना चाहिए, तो -π/2 से +π/2 इसका भी होगा क्लोज इंटरवल, बट इसमें क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/sin जीरो करेंगे तो 1/∞, 1/0 आ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए डोमेन में इसको नहीं शामिल करेंगे। रेंज देखें तो सेक का रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 टू +1, यानी कि -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। तो अगर इन्वर्स में बात करें तो ये जस्ट रिवर्स हो जाता है, यानी कि जो डोमेन था वो रेंज हो जाता है, जो रेंज था वो डोमेन हो जाएगा। तो इससे आपका एक क्वेश्चन जो है आता है, देख लीजिएगा इसको। अब इससे इसकी आवश्यकता भी क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आता है जब आप पढ़ेंगे, जब आप उसमें सॉल्व करेंगे तो 2 नंबर का आता है कि फाइंड द साइन इनवर्स, कहाँ गया ये, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, तो 13π/6 आप करेंगे तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए डोमेन रेंज हमको आवश्यकता होती है, क्योंकि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो डोमेन रेंज नहीं पता होगा तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। कॉस का डोमेन क्या होता है, कॉस का डोमेन होता है 0 टू पाई, तो 0 टू पाई में आपको जिसको चेंज करना होता है, तो इसलिए यहाँ पर जरूरी होता है। तो आप इसे देख लीजिएगा कि 2 नंबर का आपका ये आएगा, जो साइन इनवर्स साइन 2π/3 करके इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको डोमेन में उसको सेट करके आपको उसको सॉल्व करना होता है। 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा। और प्रॉपर्टीज़ की जो होती हैं, आपका जितनी भी प्रॉपर्टी है, 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन ये आता है आपका, जो प्रॉपर्टी ये है कि इवन ऑड फंक्शन से, जैसे साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स -x इक्वल टू -10 इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x। तो उसी तरह आपका जो है कॉस सेक और कॉट में क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, एंड कॉट इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और ट्वेल्थ का एग्जाम दे जा रहे हैं तो ये सब आपको पता होना चाहिए और पता होगा। हमारा काम केवल इतना है कि हम समराइज़ कर रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा इसको। और इसके जो फार्मूले हैं वो फार्मूले भी आप देख लीजिएगा, जैसे 3 tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस XYZ/1 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। इससे आपका ये प्रूव करने के लिए आ सकता है, या फिर 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x ब्रैकेट में 3x माइनस 4x3, या फिर 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x3 माइनस 3x। तो ये प्रूव करने के लिए आपका जो है कि या 2 नंबर का आ सकता है। बाकी जो है इससे क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिएगा जो लास्ट में जो चैप्टर है इसमें IITF में मिसलिनियस में, इस मिसलिनियस के जो है लास्ट जो ओल्ड NCERT से 9 to 12 यानी कि 9 से पूरा लास्ट तक, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। यानी कि जो इसका आपका ओल्ड NCERT का मिसलिनियस है, इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू x/2 शो करने के लिए है, या फिर टेन इनवर्स x/y माइनस टेन इनवर्स x माइनस y/x प्लस वाई करके इसको। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब डायरेक्ट आपका 7 मार्क्स का आएगा और इनडायरेक्ट आपका करीब करीब 15 से 20 नंबर कवर करता है ये IITF। देख लीजिएगा इसको, और ये सब देख लीजिएगा कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y/1 माइनस XY कैसे होता है, इसकी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन, तो ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका मित्रों हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इससे आपका जो है मैट्रिक्स से डायरेक्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग में XYZ की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और एक आपका जो प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स है, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्रिएट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्रिएट इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस टाइप से 6 नंबर का आ सकता है। और फिर इसके आगे जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट, वो भी बेस्ड ऑन मैट्रिक्स। तो ये दोनों चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चैप्टर ईजी भी है क्योंकि एक सेम पैटर्न पे है, करीब करीब इससे जो है दोनों चैप्टर मिला करके जो है आपका 12 नंबर कवर करेगा आपके एग्जाम में, 12 to 13 मार्क्स 1-3। तो मैट्रिक्स होता क्या है ये देख लेते हैं। मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट, मैथमेटिकल अरेंजमेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि मैट्रिक्स इज ए मैथमेटिकल अरेंजमेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 2 3 4 वेरिएबल या मेनी वन वेरिएबल।
तो क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन को आपको रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, यानी कि अगर आप इसको डिफाइन करें मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स इज ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2-3 वेरिएबल रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, जिसको यानी कि हम लीनियर इक्वेशन को अगर हमको ऑर्डर में लिखना हो तो हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। अभी ये आपका इसका अब इसको क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज, जैसे कोई अगर लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो आप उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो Ax इक्वल टू बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसे। अब ए क्या हो जाएगा, जो भी हो इसमें है, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं जिसमें एक ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट के बाहर हम कुछ लिखते हैं m इंटू एन। तो ये आर्डर कहलाता है, m इंटू एन जो कहलाता है, जिसमें जो फर्स्ट आर्डर का एलिमेंट होगा वो नंबर ऑफ हॉरिजेंटल एरे को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकेंड एलिमेंट आर्डर का होगा m इंटू एन में n, यानी कि m जो होगा वो हॉरिजेंटल के एरे को, यानी कि ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और m इंटू एन करेंगे तो n वाला जो है यानी कि सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वो रिप्रेजेंट करेगा वर्टिकल लाइन को, जिसको हम कॉलम कहते हैं। यानी कि जो हॉरिजेंटल होता है इसको हम रो कहते हैं और वर्टिकल एरे को हम कहते हैं कॉलम। तो इसके आधार पे इसको क्लासीफाई किया गया है। तो अगर आपका एक ही रो है तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, यानी कि एक ही रो है तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। एक ही कॉलम है तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल केवल एलिमेंट नॉन जीरो है और रिमाइनिंग एलिमेंट जीरो है तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और डायगोनल एलिमेंट है और रिमाइनिंग एलिमेंट जीरो है और डायगोनल एलिमेंट भी सेम एंड कांस्टेंट, तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर डायगोनल एलिमेंट के सभी एलिमेंट 1 हो जाते हैं और रिमाइनिंग एलिमेंट इक्वल टू 0 हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, आईडी मैट्रिक्स कहेंगे। तो देख लीजिएगा मित्रों, इसमें जो एक तो नाम आता है, दूसरा जो होता है आपका इसका जो क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एक्स वाई जेड या डब्लू, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनका समेशन, डिफरेंस, प्रोडक्ट, ये रूल होते हैं इसमें। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स पॉसिबल इफ ऑर्डर आर सेम, यानी कि ऑर्डर सेम नहीं होगा तो सम एंड डिफरेंस पॉसिबल ही नहीं है। और अगर सम और डिफरेंस करते कैसे हैं, जितने भी मैट्रिक्स होते हैं वो आपस में ही जुड़ते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ही जुड़ेगा। अब इसे देख लीजिएगा, आप 12th में पढ़े होंगे तो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे अभी। प्रोडक्ट का पॉसिबल है, प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट आर पॉसिबल, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स आर पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ कॉलम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल नहीं है तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा। और जो नया मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, उसका जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होगा। जैसे अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है m इंटू एन और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है p इंटू क्यू, तो ये प्रोडक्ट आर पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ n इक्वल टू p एंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इंटू क्यू होगा। तो देख लीजिएगा मित्रों ये सब क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है, सिमेट्री किसके ट्रांसपोज क्या होता है कि अगर रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स आता है उसी को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने के लिए आता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स का अगर हम रो कॉलम में चेंज कर दें, मतलब ट्रांसपोज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आता है तो सिमेट्रिक होगा, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आएगा तो इसको सिमेट्रिक होगा। अब ये दूसरा होता है कि 3 मार्क्स का जो आता है कि सो दैट, या फिर एनी मैट्रिक्स एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सप्रेस सम ऑफ इट्स सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम उसके सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 3 मार्क्स का ये प्रूव करने के लिए आता है। तो देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब हमको ये तो हो गया, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करेंगे, यानी हाउ टू बी क्रिएट सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसकी उस मैट्रिक्स को लेकर के हमको सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, तो क्या करेंगे, तो फार्मूला यूज करते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, अगर चेक करना है तो आप ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए करेंगे और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए करेंगे इसकी सिमेट्री के लिए, बट आपको क्रिएट करना है सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वहाँ क्या करेंगे,
कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स में यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू कर देंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू कर देंगे तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी कि हाउ डू वी क्रिएट सिमेट्रिक एंड डिस्क्रिमिनेट मैट्रिक्स ऑफ द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग दिस फार्मूला, यानी कि पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स पी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू एंड क्यू इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि क्यू इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू। तो देख लीजिएगा मित्रों, इसमें से एक क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिटर्मिनेंट पे। अब डिटर्मिनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें भी, और इसमें से एक आता है इन्वर्स मैट्रिक्स में से एक आता है इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए, जो कि आपका जो है ऑपरेशन यानी कि जो आपका कौन ट्रांसफॉर्म एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स में ही फाइंड कर पाएंगे, ये बड़ा ज़रूरी है। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए इक्वल टू ए आई के फॉर्म में लिखते हैं उसको। अब क्या करते हैं कि अब एल एच एस की जो ए है और आर एच एस की जो आई है उसमें हम ऑपरेट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन तब तक करते हैं जब तक कि एल एच एस में ए कन्वर्ट इनटू आई हो जाए। अगर ए जब आई में कन्वर्ट हो जाता है तो उस केस में जो आई था आर एच एस का वो इन्वर्स हो जाता है। समझ रहे नहीं कि अगर ए इक्वल टू ए आई हो गया, अगर ए इक्वल टू ए आई हो गया जहाँ पे आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो वो मैट्रिक्स कब ए इन्वर्स होगा, जब एल एच एस में जो ए है वो आई में कन्वर्ट हो जाए। तो उसे आप ऑपरेट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट मित्रों डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है उसी को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। यानी डिटर्मिनेंट को आप डिफाइन करना चाह रहे हैं तो डिटर्मिनेंट क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का जो वैल्यू आएगा वही डिटर्मिनेंट होता है। अब इसको हम एलिमेंट्री ऑपरेट करके इसको हम सॉल्व करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रो को हम रिड्यूस करते हैं, कॉलम को रिड्यूस करते हैं, कई इसमें ऑपरेशन लगाते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा आपका जो है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस कर देते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है इसमें, हाँ माइनर कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, तो कोई भी अगर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, कोई भी डिटर्मिनेंट अगर दिया हुआ है तो उसका माइनर क्या होता है, माइनर कोफैक्टर। हाँ, तो उसका माइनर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और कोफैक्टर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइनर होता क्या है, माइनर कोई भी अगर मैट्रिक्स थी, कोई भी अगर डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो उससे करस्पॉन्ड माइनर फाइंड करते हैं। जैसे M11 या फिर MIJ, तो आई रो और जे कॉलम को ढक लेंगे, आई रो और जे कॉलम को ढक लेंगे, तो जो आपके टू मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट बनेगा वही आपका क्या हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो होता क्या है कि जिससे अगर आपको 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो M11 क्या हो जाएगा, 1 रो और 1 कॉलम को ढक लेंगे, जो बचेगा वही उसका माइनर हो जाएगा। और कोफैक्टर और माइनर डिफरेंस बस इतना ही है, साइन का डिफरेंस है कि कोफैक्टर -1 होल टू द पावर आई प्लस जे MIJ। यानी कि माइनर और कोफैक्टर में रिलेशन क्या होता है कि AIJ यानी कि ith रो और jth कॉलम का कोफैक्टर जो होगा वो इक्वल टू होता है -1 होल टू द पावर आई प्लस जे और MIJ, यानी कि ith रो और j कॉलम का माइनर जो होगा वो रिलेशन होता है। देख लीजिएगा इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। इससे आपका माइनर कोफैक्टर से आप जब निकालना जान जाएंगे तो आपको एडजॉइंट निकालने के लिए आता है। तो 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स के हेल्प से आपको XYZ की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आपका आएगा 5 मार्क्स का, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें 3 लीनियर इक्वेशन दिए होंगे और उसमें क्वेश्चन दिया होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ यूजिंग इन्वर्स मेथड, यूजिंग इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड। तो इसका मेथड क्या होता है, तो होता है क्या कि आपको जो इक्वेशन दिया होगा उसको आपको कन्वर्ट करना होता है x इक्वल टू बी में। बी जो होगा कांस्टेंट होगा, x जो होगा वेरिएबल होगा, वेरिएबल मैट्रिक्स होगा, जो कि जनरली आपका 3-1 का मैट्रिक्स बनता है, 3 रो और 1 कॉलम का मैट्रिक्स, या 2 रो 1 कॉलम का मैट्रिक्स बनता है। और ए जो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है कि AX इक्वल टू बी में कन्वर्ट करेंगे और फिर x इक्वल टू A इनवर्स बी में हो जाएगा। तो A इनवर्स आपको फाइंड करना होता है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A बाई मॉड ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट ऑफ A देख लीजिएगा कैसे निकाला गया है। और एडजॉइंट के लिए आपको एक मैट्रिक्स बनाना होता है। एडजॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A इज डिफाइंड बाई ट्रांसपोज ऑफ
मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए अगर क्या हो जाएगा, वो एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और किस टाइप के ट्रांसपोज मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा कि जो भी ए के एलिमेंट होंगे उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का जो, यानी कि A11 है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A11, AIJ है एलिमेंट तो उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A कैपिटल I, A कैपिटल A, IJ। तो इन सभी का जो मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि जो ए दिया हुआ है मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, उन सभी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फाइंड करेंगे, उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे उसके डिटरमिनेंट से ए से, तो वही आपका ए इनवर्स होता है। तो ये देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपका जो है 2/2 और 3/3 मैट्रिक्स के हेल्प से XYZ की वैल्यू आपका 5 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट हम लोग मित्रों डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यूटी होता क्या है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन एग्जिस्ट एट द गिवन पर्टिकुलर पॉइंट, अदरवाइज द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी कि अगर किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है तो सबसे पहले आपको उसका लिमिट चेक करना होता है, यानी कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और उस पार्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है उस पार्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू चेक करनी होती है। और अगर ये तीनों पॉइंट तीनों केस में, यानी कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका राइट हैंड लिमिट और उस पार्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू अगर सेम होता है, देन फंक्शन इज, यानी कि लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन एग्जिस्ट एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस उस पॉइंट पे। यानी कि कंटिन्यूअस मीन्स हो गया कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, उस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक नहीं है, यानी कि उस पॉइंट पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर वो ब्रेक हो गया, यानी कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट ये है और राइट हैंड लिमिट ये है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द गिवन पर्टिकुलर पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चन आपका आता है कि सो दैट मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एवरी पॉइंट बट नॉट डेरिवेटिव एट ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो पे डेरिवेटिव क्यों नहीं है, ये हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है मॉड एक्स, लेकिन ज़ीरो पे डेरिवेटिव क्यों नहीं है, डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं है, क्योंकि ज़ीरो पे इसका स्लोप अलग अलग है। जीरो पे देखेंगे तो ऐसे इसका ग्राफ ऐसे बनता है, यानी कि ये होगा मॉड एक्स। तो मॉड एक्स से जब आप ग्राफ बनाएंगे तो जीरो पे जो होगा ऐसे बनता है। तो मॉड एक्स का जो यहाँ पे जो ये आपका मॉड एक्स है, ये आपका ओरिजिन है। तो ओरिजिन पे आप देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, इसका एक्स होगा, डेरिवेटिव फाइंड करना है तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, +1 होगा, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 होगा। तो डेरिवेटिव यहाँ क्या आएगा, जीरो पे ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेटिव एट ज़ीरो। बट हर जगह ये डेरिवेटिव और हर जगह डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव के लिए क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव के लिए आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और उस पॉइंट पे आपको वैल्यू फाइंड करना होता है। तो जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसी पॉइंट पे डेरिवेटिव नहीं होता है जिस पे उसका वर्टेक्स होता है। तो देख लीजिएगा, आपको इससे एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब हाँ देखिए, इसमें कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें आपका जो है कंटिन्यूटी से ये क्वेश्चन आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पार्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम होगा। ये आपको 3 इक्वलिटी मिलेगा और तीनों इक्वलिटी सॉल्व करके आपको 2 इक्वेशन क्रिएट करना होता है, लीनियर इक्वेशन। उन दोनों को आप सब्स्टिट्यूशन में से सॉल्व कीजिए, चाहे एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कीजिए, उसको सॉल्व करके आप एक AB की वैल्यू फाइंड करना होता है। तो देख लीजिएगा इसमें K की वैल्यू, AB की वैल्यू। नेक्स्ट मित्रों जो आपका है इसमें x sin 1/x हो गया, x² sin 1/x, रिपीटेड क्वेश्चन है कि सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, या फिर मॉड x बाई एक्स कर 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 करके आता है। तो देख लीजिएगा, इससे आपका क्वेश्चन जो है एक आएगा। डेरिवेटिव हम लोग आते हैं, तो डेरिवेटिव बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव एक स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है। डेरिवेटिव इज डिफाइंड बाय स्लोप ऑफ द गिवन फंक्शन एट द गिवन पार्टिकुलर पॉइंट। तो स्लोप को ही डेरिवेटिव कहते हैं। किस केस में, अब इसमें हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बस ये जान जाइए कि डेरिवेटिव से आपका जो है ये आपका बैकबोन है मैथमेटिक्स का। यानी कि आप कहने के लिए तो आपका 7 नंबर 8 नंबर आएगा ये डेरिवेटिव से, और अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी है, यानी कि 11-12 नंबर का है। लेकिन इसका यूज आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है, और अगर आपका ये डेरिवेटिव तैयार नहीं है तो आपका पूरा इंटीग्रेशन नहीं तैयार हो पाएगा। तो ये स्टार्टिंग है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन में आपका डेरिवेटिव ही बेस्ट है, क्योंकि ये बेसिक है ये।
तो देख लीजिए मित्रों, इसमें डेरिवेटिव में क्या क्या है। डेरिवेटिव में आपका जो 11th का पढ़े हुए हैं बेसिक फंक्शन डेरिवेटिव, उसको हम रिवाइज कर दे रहे हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स। ये आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हो गया। इनवर्स में देखेंगे तो इनवर्स में साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1/mod x √x स्क्वायर -1। तो इस तरह आपका देख लीजिएगा। उस तरह एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव n एक्स टू द पावर n -1, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स लॉग ए बी सी, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स। तो ये आपका बेसिक फंक्शन का डेरिवेटिव है जो कि आपको 11th में पढ़ चुके हैं। 12th में क्या पढ़ना है? 12th में पढ़ना है चेन रूल। अब चेन रूल क्या होता है? चेन रूल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन मित्रों ऐसे फंक्शन होता है जो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंड हो। जैसे मान लीजिए आपको एक ये ए बी और सी ये तीन सेट दिए हुए हैं। तो ए जो है ए से बी में जो है वो मान लीजिए एल्जेब्रिक फंक्शन है, और बी से सी में जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर ए से सी में जाएंगे तो कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। जैसे अगर मान लीजिए एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ बनेगा, और एक्स स्क्वायर यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, और ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मान लीजिए साइन एक्स का फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ जाएंगे, ए से सी में जाएंगे, ए से बी में जाएंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, बी से सी में जाएंगे तो साइन टी मिलेगा। लेकिन अगर ए से सी में जाएंगे तो आपको साइन एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो साइन एक्स स्क्वायर इज ए कंपोजिट फंक्शन। तो उसी तरीके से आपको लॉग साइन एक्स आ गया, या फिर लॉग ई टू द पावर एक्स आ गया, या फिर लॉग साइन इनवर्स एक्स आ गया, या फिर साइन इनवर्स लॉग ई टू द पावर एक्स आ गया। तो ऐसे करके आपको 3 या 4 कंपोजिट फंक्शन का आपको क्वेश्चन आता है, जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। तो चेन रूल कहता क्या है? चेन रूल एक फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन 2 और मोर देन 2 कंपोजिट फंक्शन यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल कैसे सॉल्व करते हैं? चेन रूल में सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें आपको WVU करके आपको एक आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो पढ़ लीजिएगा। WVU करके कंपोजिट करते हैं f(x) इज ए फंक्शन विच कंपोजिट ऑफ 2 और मोर देन 2 फंक्शन। तो WVU करके हम कंपोजिट फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नॉन डेरिवेटिव फंक्शन सेलेक्ट करते हैं जिसका डेरिवेटिव हमें याद है, जिसका हम डेरिवेटिव जानते हैं। जैसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है, बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन आ सकता है, या फिर अलजेब्रिक फंक्शन आ सकता है। तो उस फंक्शन को हम मानते हैं UX, और उसका हम डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। और जब हम उसको डेरिवेटिव करेंगे तो u मानेंगे, तो जो नेक्स्ट फंक्शन आएगा वो u का फंक्शन आता है जिसको हम VU कहते हैं, उसका हम डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू u। फिर उसको हम v मान लिए तो नेक्स्ट फंक्शन आता है WV, यानी कि v का फंक्शन मिलेगा। तो v का फंक्शन v के रिस्पेक्ट में करता है, यानी कि dW/dV। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं? बेसिक फंक्शन को हम उसको हम सॉल्व करके कंपोजिट फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है f(x) = साइन एक्स स्क्वायर, मान लीजिए x³ मान लीजिए। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नॉन डेरिवेटिव फंक्शन कौन सा है? x³। तो x³ को हम u मानेंगे, तो इसको हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3x² हो जाएगा। और हम इसको हम v मान लिए, u मान लिए, तो आपको मिलेगा साइन u। तो साइन u का u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपको cos u आएगा। और लास्ट में हम u भी को पुट कर देते हैं ओरिजिनल फॉर्म में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3x² cos x³, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो देख लीजिएगा, इससे आपका कंपोजिट फंक्शन आपका स्टार्टिंग है, इससे आपको क्वेश्चन आता है। जैसे साइन x का होल स्क्वायर को भी आपको फाइंड करना है, तो साइन x का होल स्क्वायर में US किसको मानेंगे? हम साइन x को मानेंगे। तो ये हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में cos x हो जाएगा, और इसको हम u माने हैं तो आपको मिलेगा u, यानी कि u²। तो u² का हम u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2u आएगा, तो u को लास्ट में पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 cos x sin x, यानी sin 2u हो जाएगा। तो देख लीजिएगा ये सब आपको। नेक्स्ट मित्रों हम आते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्रेंशिएशन पे, जिसमें हम ITF का यूज करते हैं। हम आपको पहले बोले थे कि ITF डायरेक्ट रूप में तो है ही 8-9 नंबर का, लेकिन डायरेक्ट रूप में आप पूरा कैलकुलस डिपेंड है। तो ITF का यूज करते हुए एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है देखने को, जैसे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x/1 + x²,
या फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो एक्स मानेंगे किसको, हम यहाँ पे मानेंगे एक्स मानेंगे हम कॉस थीटा मानेंगे। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि कॉस 2 थीटा का वैल्यू है, कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो सेक 2 थीटा हो जाएगा, तो सेक से कैंसिल आउट हो गया, मिलेगा आपको 2 थीटा, यानी 2 कॉस इनवर्स थीटा, 2 कॉस इनवर्स थीटा। तो 2 कॉस इनवर्स थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिएगा मित्रों, बड़ा इंपॉर्टेंट ये सब है। नेक्स्ट मित्रों हम लोग डिस्कस करेंगे आपके जो है कुछ और स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग अब हाँ, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो 5.5 ओल्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो इससे देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है कोई फंक्शन, ऐसा दिया हुआ है कि फंक्शन टू द पावर फंक्शन दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करते। अगर फंक्शन पर साइन एक्स का होल टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर दिया हो तो उसका हम कर सकते हैं, साइन एक्स का होल क्यों दिया उसको भी हम कर सकते हैं अपोजिट फंक्शन की हेल्प से। बट साइन एक्स का होल टू द पावर कॉस एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स का होल टू द पावर एक्स दिया हुआ है, या फिर एक्स टू द पावर वाई दिया हुआ है, एक्स टू द पावर एक्स दिया हुआ है, तो इसका हम डायरेक्ट ना करके यहाँ पे हम रूल से करते हैं। इसका डेरिवेटिव करते क्या है कि हम इसको मान लेते हैं, कोई भी फंक्शन मान लेते हैं, और हम टेकिंग लॉग बोथ साइड। और जब लॉग लेते हैं तो जो पावर है फंक्शन के फॉर्म में, वो पावर आता है बेस पे। यानी कि अगर मान लीजिए कोई एफ एक्स होल टू द पावर जी एक्स है, तो लॉग लेंगे तो जी एक्स लॉग एफ एक्स आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पे प्रोडक्ट वाला रूल लगा लेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट के केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर लेंगे कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसके हेल्प से हम कर सकते हैं। बट मित्रों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे समेशन के फॉर्म में अगर इस तरह दिया हुआ है तब हम लॉग नहीं लेंगे पहले, क्योंकि लॉग ए प्लस बी इक्वल टू नॉट लॉग ए प्लस लॉग बी, तो वो ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो पहले जैसे मान लीजिए अब क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू 1, या फिर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल टू द पावर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम पहले लॉग ना लेकर के हम यू और भी मान लेते हैं और डेरिवेटिव करते हैं। तो पहले हम डेरिवेटिव करेंगे सम एंड डिफरेंस के फॉर्म में, और अगेन उसके बाद जो है फंक्शन पर फंक्शन बनेगा तो हम लॉग ले करके उसको हम जैसे सॉल्व करते हैं उससे सॉल्व करेंगे। देख लीजिएगा मित्रों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। या फिर मोर देन 2 फंक्शन अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है, जैसे cos x cos 2x cos 3x इंटू cos 4x कई, या फिर रूट x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, तो यहाँ भी लॉग लेना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। देख लीजिएगा 5.5 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट मित्रों 5.6 जो कि ओल्ड एनसीईआरटी का है, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका 2 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन इससे बनेगा। और हम क्वेश्चन वही बता दे रहे हैं कि आपका जो 11th क्वेश्चन नंबर को 11th है और क्वेश्चन नंबर 8 है, यही क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में रिपीट करेगा कि फाइंड द डेरिवेटिव इफ एक्स एंड वाई बोथ डिपेंड्स अपॉन सेम फंक्शन, यानी कि x इज ए फंक्शन ऑफ t एंड y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t, एंड फाइंड द dy बाई dx या फिर dx बाई dy या फिर d2y बाई dx2। तो यहाँ पे हम पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का यूज करते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ये कहता है कि अगर दो फंक्शन किसी अदर वेरिएबल पे डिपेंड है फंक्शन के फॉर्म में, तो उस केस में हम डेरिवेटिव डायरेक्ट ना फाइंड करके हम क्या करते हैं कि उसको पैरामीट्रिक फॉर्म डेरिवेटिव में ब्रेक करते हैं। जैसे x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ थीटा, एंड फाइंड द dy बाई dx या फिर dx बाई dy यूजिंग पैरामीट्रिक फॉर्म डेरिवेटिव। क्या कहेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म डेरिवेटिव में कि dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपन dx बाई डी थीटा, यानी कि y का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और x का भी थीटा के रिस्पेक्ट में या t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और डिवाइड कर देंगे तो आपका dy बाई dx मिल जाएगा। तो इस तरीके से मित्रों ये आपका चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है पैरामीट्रिक फॉर्म डेरिवेटिव से, इसके आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी एंड वाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टी, तो पहले क्या करेंगे डी एक्स बाई डी टी फाइंड करेंगे और डी वाई बाई डी टी फाइंड करेंगे, और फिर डी वाई बाई डी एक्स के लिए डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी करके आप उसे सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। डी टू वाई बाई डी एक्स टू के लिए क्या करेंगे, अगेन उसको फिर क्या करेंगे आप डेरिवेटिव करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म डेरिवेटिव मान करके, यानी कि फिर डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एक फंक्शन आएगा टी का फंक्शन, उसको फिर मानेंगे आप वाई डैश मानेंगे, और आपको डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है तो डी वाई डैश बाई डी टी अपन डी एक्स बाई डी टी करना पड़ेगा। तो इससे आपको एक क्वेश्चन जो है आपका बनेगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट मित्रों आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका लास्ट चैप्टर है 5.7, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है।
बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है ये? जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स और d2y/dx2 फाइंड करना है या कोई इक्वेशन फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि इक्वेशन दिया हुआ है e⁻y x + y ब्रैकेट में इक्वल टू 1 दिया हुआ है और आपको बताना क्या है, शो क्या करना है, शो करना है d2y/dx2 इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। या फिर इस तरह एक क्वेश्चन बड़ा जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल रिपीट करता है कि y इक्वल टू 3 cos log x + 4 sin log x then show that x स्क्वायर y2 मीन्स d2y/dx2 d2y/dx2 और प्लस x dy/dx dx y1 मीन्स dy/dx यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x वन टाइम प्लस y इक्वल टू 0 शो करना है। या फिर एक और क्वेश्चन इसी में है कि इफ y इक्वल टू a e⁻mx प्लस b e⁻nx देन शो दैट दिस यानी d2y/dx2 माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mn y इक्वल टू 0। या फिर एक लास्ट की आपका लॉन्ग में रिपीट कर सकता है या फिर 2 या 3 नंबर का भी कर सकता है कि y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, कंपोजिट फंक्शन है ये, देन सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। तो ऐसे करके आपको इस चैप्टर से और इसके पहले चैप्टर से जो कि सम एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शन टू पावर फंक्शन केस है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1 और इस चैप्टर से आपका 5 नंबर का या 5 मार्क्स का एक सॉलिड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब आप चाहे किसी बोर्ड से हों, चाहे वो आप बिहार बोर्ड से हों, चाहे यूपी बोर्ड से हों, चाहे आप CBSE से हों, चाहे वो ICSE से हों, चाहे वो किसी भी ISC बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से हो, आपका ये डेरिवेटिव से आपका ओवरऑल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और इसका जो अप्लीकेशन है यानी कि अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 4 नंबर क्वेश्चन आएगा और इसका इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन में भी यूज है और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप ये नहीं पढ़े हैं तो नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। तो कहने मतलब ये है कि हर एक चैप्टर दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आप जो भी चैप्टर पढ़ें अच्छे से पढ़ें और कोशिश करें कि आप अधिक से अधिक हार्डवर्क करें, इसके अलावा कोई सब्सिट्यूट नहीं है। तो हमारी तरफ से मित्रों आपका जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसमें आपका आता है मैक्सिमा मिनिमा आता है, फिर टेंजेंट नॉर्मल जो कि आपका कटा हुआ है ये नहीं आएगा, मैक्सिमा मिनिमा आता है और इसके एप्लीकेशन जो कि स्पेयर्स का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पैरामीटर ऑफ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस टाइप के क्वेश्चन जो है यानी कि हाउ टू बी यूज ऑफ डेरिवेटिव इन रियल लाइफ, तो उसका क्वेश्चन जो है आपका मैथमेटिक्स में कैसे है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए मित्रों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मैंने कोशिश किया कि अपने 50 मिनट की वीडियो में आपका पूरा फर्स्ट वॉल्यूम कवर करने के लिए और नेक्स्ट 40 या 45 मिनट में आपका इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वेक्टर कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, वेक्टर कैलकुलस, 3D लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि आपका 5 नंबर का एक सॉलिड क्वेश्चन बनना ही बनना है लीनियर प्रोग्रामिंग से, वो मैं और प्रोबेबिलिटी जो कि थोड़ा टफ माना जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन जो है मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में 2 वीडियो और बना करके या फिर एक और वीडियो बनाऊँगा 50 मिनट में कवर करने के लिए। और आज के लिए मित्रों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप कुछ टिप्स देना है तो बस ये है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर कुछ लगा लीजिए, 1-2 सैम्पल पेपर देख लीजिए, कुछ आइडिया उससे लग जाए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और NCERT को ही प्रायोरिटी दे करके आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। तब तक के लिए मित्रों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक यू।